देखिए बच्चों, केटीजी की मूल अभिधारणा है, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की मूल अभिधारणा है। क्या क्या मानकर चलते हैं अपन? एक ही गैस के अणु समान आकार समान द्रव्यमान के होंगे, अलग अलग गैसों के अणु का आकार और द्रव्यमान भी क्या रहेगा? अलग अलग। O2 O2 के हैं तो हर चीज सेम रहेगी, एक O2 का है एक CO2 का है तो चीजें क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। गैस के अणु दृढ़, प्रत्यास्थ तथा चिकने होते हैं। ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि आदर्श गैस के अणु को क्या मानते हैं? चिकना मानते हैं, प्रत्यास्थ मानते हैं, ताकि टक्कर के बाद और टक्कर के पहले किसी दीवार से जब वो टकराते हैं तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद उनकी गतिज ऊर्जा नियत बनी रहे, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी चाल क्या बनी रहे? सेम बनी रहे। इनका आकार, त्रिज्या, इनका आकार का मतलब उनकी जो त्रिज्या होती है वो, जैसे दो अणुओं की दूरी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं केवल, दो अणुओं की दूरी है 50 मीटर और एक की त्रिज्या है 1 मीटर, तो 50 के कंपैरिजन में एक क्या हो गया? नगण्य हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक अणु का जो आकार होता है या उसकी जो त्रिज्या होती है दो अणुओं के मध्य की दूरी की तुलना में क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है बच्चों। गैस के अणु हर संभव दिशा में, हर संभव यादृच्छिक, किसी की चाल 10 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 50 होगी, 0 से लेकर अनंत तक होगी, किसी की इस दिशा में होगी, किसी की इस दिशा में होगी, किसी की इस दिशा में होगी। कुल मिलाकर एवरेज क्या करना चाहते हैं? वो 0 करना चाहते हैं। अगर एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ भी होगा, एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, दूसरा कंपोनेंट उसके अपोजिट आ रहा होगा, मतलब हर संभव दिशा में वो चलते रहते हैं और इस प्रकार से चलते हैं कि औसत वेग क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। सर्वाधिक प्रायिक चाल से गतिशील अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। सर्वाधिक प्रायिक चाल क्या होती है? सर्वाधिक प्रायिक चाल, जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि किसी रूम पर सर्वाधिक प्रायिक चाल है 50 मीटर पर सेकंड, तो मैं बोल सकता हूं कि 50 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। 40 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या उसकी तुलना में कम होगी। सर्वाधिक प्रायिक चाल मतलब वो चाल बोल सकते हैं जिस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में 100 अणु है, मैं बोल दूं कि इसकी अधिकतम प्रायिक चाल मान लीजिए कितनी है? 15.5 मीटर पर सेकंड क्या है? प्रायिक चाल इसकी, यानी कि 15.5 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। जैसे मान लीजिए वो 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, पर ऐसी कोई और चाल नहीं होगी जिससे चलने वाले अणुओं की संख्या इससे ज्यादा हो जाए। 15 से चलने वाले अणुओं की संख्या क्या है? 20। तो और किसी पर भी देख लीजिए, 15 पे देखूंगा तो कमी मिलेगी 18, 14 पर देखूंगा तो कितनी मिलेगी? 17 ही मिलेगी। ऐसे मतलब और सब जगह क्या मिलेगी? कम मिलेगी। सर्वाधिक इससे चलने वाले अणुओं की संख्या होगी बच्चों। इसके बाद में अगर बात करें तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। द्रव्यमान क्या है? विचार होगा नगण्य, तो काहे का आकर्षण, काहे का प्रतिकर्षण। और उसका एक रीजन ये भी, द्रव्यमान नगण्य, साथ के साथ उनका वेग भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर पाता है। पात्र की दीवारों के प्रत्येक बिंदु पर हर जगह जो गैस रहती है इक्वली सब जगह फैलती है। किधर भी आप छोड़ दोगे तो हर जगह समान रूप से फैल जाएगी, तो हर जगह उसका घनत्व क्या होता है? समान होता है। गैस के अणु लगातार टकराने के कारण संवेग में परिवर्तन या कमी होती है, जिसे वो दीवार को स्थानांतरित करते हैं। अतः संवेग में परिवर्तन के कारण ही दीवार पर बल आरोपित होता है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये दीवार थी, इस पर कोई अगर मान लीजिए v वेग से जा रहा है तो इसको वी आई कैप बोल दूं, इधर आएगा तो क्या बोल दिया जाएगा? टक्कर के बाद माइनस वी आई कैप। अगर मैं यहां से वेग में परिवर्तन देखता हूं तो क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? -2v हो जाएगा। ऐसे संवेग में परिवर्तन की बात करेंगे तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? m डेल्टा v हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? -2mv आ जाएगा। तो अगर दीवार में के जो कण था, कण के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? -2mv, यानी कि 2mv की क्या हो गई? ये कमी हो गई है। और ये संवेग उसने किसको स्थानांतरित कर दिया होगा? दीवार को स्थानांतरित कर दिया। दीवार को जब उसने संवेग स्थानांतरित किया होगा तो दीवार के संवेग बढ़ा होगा। दीवार का संवेग बढ़ा होगा तो उस पर आरोपित बल भी क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो इसका 2mv कम हुआ है तो उसका 2mv क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, क्योंकि टक्कर में पूरे निकाय का जो संवेग रहता है वो क्या रहता है? नियत बना रहता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर दीवार का कम हो रहा है, अगर कण का संवेग कम हो रहा है तो दीवार का क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। और इस संवेग स्थानांतरण के कारण ही बल आरोपित होता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है, ये वाला पॉइंट।
औसत संवेग निकालेंगे, एक का वेग प्लस में, एक का वेग माइनस में। अगर वेग ही औसत वेग ही 0 है तो औसत संवेग भी क्या रहेगा, 0। अपन ये बोला हर दिशा में हर संभव वेग से यादृच्छिक गति करते हैं, इस प्रकार की औसत वेग क्या हो जाए, 0। औसत वेग 0 तो औसत संवेग भी क्या हो जाएगा, 0। m इंटू वी को क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। फिर अपन अगर v का एवरेज लेंगे तो 0, v क्यूब का एवरेज लेंगे तो भी 0, v की पावर 5 का एवरेज, जब भी ओड पावर आ जाएगी तो उनका एवरेज क्या रहेगा, 0। लेकिन अगर पावर इवन हो जाती है तो उनका एवरेज 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि v क्यूब करेंगे। अब मान लीजिए नेगेटिव वेलोसिटी क्यूब करेंगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव का क्यूब करेंगे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो वापिस उनको एड करेंगे। औसत कैसे तो निकालते हैं, औसत के लिए क्या किया जाता है, योग बटा राशियों की संख्या, योग बटा संख्या। तो जब योग करेंगे तो अगर आप किसी वेग का क्यूब कर देते हो तो नेगेटिव वेग क्या रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐड करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0। लेकिन जब आप स्क्वायर करते हो, -2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, +4। तो जो नेगेटिव वेग था वो भी स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर जब अपन उनको ऐड करेंगे तो 0 आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जब भी पावर क्या आ जाए, इवन पावर आ जाए, सम पावर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो उनका औसत है वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन विषम पावर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो उनका औसत क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। इन बच्चों इनकी 2-3 बार रीडिंग कम से कम लगा ही लेना। मैं फिर कह रहा हूं इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 बार रीडिंग इनकी कम से कम आपको लगा ही लेनी है बच्चों। देखिए बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं गैस के लिए वर्ग माध्यम मूलचाल। वर्ग माध्यम मूलचाल क्या होती है उसको अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन डेरिवेशन की स्टार्टिंग पे आते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर, उसके अंदर गैस भरी हुई है। तो गैस की डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, उसकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती कि गैस के कण किस दिशा में गति कर रहे होंगे। हो सकता है एक कण इस तरफ जा रहा हो, दूसरा कण इस तरफ जा रहा हो, तीसरा कण इस तरफ जा रहा हो, अनंत दिशाएं हो सकती है, अलग अलग कणों की अनंत दिशाएं वहां पर हो सकती है। तो अगर अलग अलग कणों की अलग अलग दिशाएं हैं तो मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि कोई कण फिक्स इस दिशा में ही जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन कहेंगे। कि किसी भी कण की चाल कितनी भी हो सकती है और दिशा भी किधर भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि ये कण इस तरफ जा रहा होगा या इस तरफ जा रहा होगा। अगर कोई कण इस तरफ भी जा रहा है तो टकराने के बाद पता नहीं वो इधर घूम जाए, फिर टकराने के बाद पता नहीं इधर घूम जाए, किधर भी जा सकता है और उसकी चाल किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। और जब भी किसी भी कंटेनर में ऐसे यादृच्छिक गति होती है कि किसी भी कण की दिशा व चाल कुछ भी हो सकती है, तो उस समय में हमेशा अपन कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। और ये अजम्पशन अपन ने के लिया है, अपन ने माना है कि हर कण जो रहेगा उसका x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तीनों दिशाओं में जो परिमाण रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। उसका जो घटक है हर दिशा में वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ध्यान दीजिए, v बराबर vxi के pyj के vz के। मैंने बोल दिया मान लीजिए n कण है, n कण के लिए मैंने बोल दिया v1 v2 सब कणों की जो वेग रहेगा वो मैंने v1 सदिश, v2 सदिश और vn सदिश उनको बोल दिया है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं किसी भी सामान्य कण के लिए, किसी भी एक कण के लिए मैं सामान्यतया क्या लिख सकता हूं, v बराबर vxi के प्लस vyj के प्लस vz के। उसका x दिशा में वेग कितना है, vx, y दिशा का घटक क्या है, vy, z दिशा का घटक क्या है, vz। फिर अपन ने बोला यादृच्छिक गति के कारण अपन क्या बोल देंगे कि vx बराबर vy बराबर क्या रहेगा, vz रहेगा। एवरेज की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो v का जो परिमाण आएगा यहां से, v का परिमाण कितना हो जाएगा, किसी भी सदिश का अगर मुझे परिमाण लेना होता है तो √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर। तो अपन ने √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर। लेकिन अपन ने बोला था यादृच्छिक गति है, अगर यादृच्छिक गति तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि तीनों दिशाओं का घटक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों vx vy vz तीनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहां पर भी vx लिख दिया, यहां पर भी क्या लिख दिया, vx लिख दिया। तो कितना आ जाएगा, √3vx। √3vx बोल दो या √3vy बोल दो या √3vz बोल दो, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो पहला तो अपन को क्या रखना है कि जो किसी भी सदिश, कोई भी वेग सदिश रहेगा जो उसका परिमाण रहेगा वो कितना लिख सकते हैं, √3vx, √3vy या फिर क्या लिख सकते हैं, √3vz लिखा जा सकता है। या किसी अलग दिशा का बताना हो, x का बताना हो मुझे पर्टिकुलर, y का बताना हो पर्टिकुलर या z का बताना हो मुझे, तो क्या कर सकते हैं, कुल वेग कुल चाल अपॉन क्या कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं। यहां से इसको √3 को किधर भेज दिया, अपॉन में भेज दिया है अपन ने। अब एक लाइन अपन ने पढ़ी थी कि जब किसी भी कंटेनर की जो दीवार रहती है उन पर गैस के कणों के द्वारा जो दाब आरोपित होता है वो दाब कैसे आरोपित होता है। तो अपन ने एक लाइन पढ़ी थी वहां पर कि जो गैस के कण होते हैं वो दीवार को अपना संवेग स्थानांतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कण जो रहते हैं उनका जो भी संवेग था वो उन्होंने किसको स्थानांतरित कर दिया, दीवार को स्थानांतरित कर दिया। देखिए कैसे,
मान लीजिए कोई कण रहेगा तो मैंने उसकी वाई दिशा में भी वेग रहेगा, जेड दिशा में भी वेग रहेगा। अगर वाई दिशा के वेग के कारण वो ऊपर वाली छत से टकराएगा, एक्स दिशा के वेग के कारण वो इधर वाली जो दीवार रहेगी, एक्स दिशा के वेग के कारण इस वाली दीवार से टकराएगा। तो इस वाली दीवार से टक्कर की बात कर रहा हूं केवल मैं। मान लीजिए Vx वेग था, इसके कारण इस दिशा में टक्कर हो रही है, इस दिशा में टक्कर होगी तो Vx वेग से टकराया तो Vx वेग से वापस आएगा। अपन ने बोला था इनके कण जो होते हैं दृढ़ होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, चिकने होते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा में या चाल में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। ऐसा अजम्पशन करते हैं, मानते हैं ऐसा केवल। तो ये Vx से गया तो Vx से वापिस आ गया। तो मुझे पता है संवेग में परिवर्तन क्या लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना था, माइनस mvx, ये क्या था, प्लस mvx। माइनस mvx, यहां पर तो संवेग क्या लिखेंगे, माइनस mvx। p फाइनल, p इनिशियल इज इक्वल टू कितना था, प्लस mvx था। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 mvx आ जाएगा। ये किसके संवेग में परिवर्तन हुआ, कण के में, यानी कि कण का संवेग माइनस 2 mvx कम हो चुका है। लेकिन मुझे पता है जब भी टक्कर होता है तो पूरे निकाय का संवेग क्या रहता है, संरक्षित। तो दीवार और कण के बीच में अगर टक्कर हो रही है, दीवार और एक कण के बीच में अगर टक्कर हो रही है तो ये दीवार और कण का संवेग क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि कण का संवेग माइनस 2 mvx कम हो चुका है तो दीवार का संवेग कितना बढ़ चुका होगा, प्लस 2 mvx हो चुका होगा। कण के संवेग में माइनस 2 mvx की कमी है तो दीवार का संवेग कितना बढ़ जाएगा, प्लस 2 mvx बढ़ जाएगा। तो दीवार के संवेग में परिवर्तन प्लस 2 mvx लिख दिया। और जब संवेग में परिवर्तन, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो अगर दीवार के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर क्या भी लग रहा होगा, बल भी लग रहा होगा। और अगर बल आ गया तो दाब भी लग रहा होगा। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो ये कारण था जो अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि एक तो गतिज ऊर्जा में उसकी में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जो भी कण होते हैं वो दृढ़ होते हैं, चिकने होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। इसीलिए अपन ने सेम वेग से गया और उसी चाल से वापिस आया है, जिस चाल से गया उसी चाल से वापिस आया। दूसरा बल क्यों, क्योंकि अपन ने बोला था कि जो कण होते हैं वो दीवारों पर क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं संवेग को। खुद का संवेग कम किया और दीवार के संवेग, अपना संवेग किसको दे दिया, दीवार को दे दिया। तो अगर दीवार को संवेग स्थानांतरित कर दिया तो दीवार का संवेग बढ़ेगा, यानी कि दीवार के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाएगा, बल बोला जाएगा। यानी कि दीवार पर बल आरोपित होगा। बल आ गया तो बल बटे क्षेत्रफल से क्या आ जाएगा, दाब भी आ जाएगा। यहां से अपन को ये फोर्स या ये जो प्रेशर आएगा, दाब और बल के सूत्र अपन को यहां से याद नहीं रखने। अपन को यहां से केवल इतनी बात याद रखनी है कि एक तो जो कण होते हैं चिकने होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, इसलिए उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, जो कण होते हैं, कणों की वजह से दीवार पर बल आरोपित क्यों होता है या दाब आरोपित क्यों होता है, क्यों, क्योंकि कण जो होते हैं अपना संवेग किसको स्थानांतरित कर देते हैं, दीवार को स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरी बात ये वाली हो गई अपने पास। फॉर्मूला अगर अपन को याद रखना है तो ये वाला याद रखना है, v का परिमाण बराबर √3vx √3vy √3vz, vx vy vz बराबर v अपॉन √3। दाब के लिए जो फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे वो अब इसके बाद वाले में पढ़ेंगे अपन, है ना। दाब के लिए अभी तक तो अपन ने देखा था कि क्या फिनोमिना हो रहा है यहां पर, कैसे कण गति कर रहे हैं अपन, क्या जंक्शन लेते हैं, क्या चीजें अपन मानते हैं, ये सब चीजें अपन ने यहां पर देख ली है। देखिए बच्चों, जो VRMS का फॉर्मूला अपन को याद रखना है वो ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, √3p/ρ। VRMS का फॉर्मूला क्या रहेगा, √3p/ρ। मुझे पता है अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था या जब अपन ने KTG स्टार्ट किया था, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत स्टार्ट किया था, तब अपने पास एक टर्म आई थी कि p/ρ को अपन क्या भी लिख सकते हैं, RT/mw, या फिर स्मॉल kT/m भी लिखा जा सकता है। तो वही मैंने किया, p/ρ की जगह RT/mw या फिर क्या भी लिख दिया, स्मॉल kT/m भी लिख दिया। RMS होता क्या है, RMS जो अपन बोल रहे हैं वर्ग माध्यम मूलचाल, ये होता क्या है एक्चुअल में, ध्यान दीजिए। ये सामान्य औसत से कुछ अलग टाइप का औसत है। कैसा औसत है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 और 4 का आपको औसत लेना हो तो क्या करोगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 1 और 2 संख्याएं तो 2 से डिवाइड कर दिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सामान्य औसत या सामान्य माध्य को बोला जा सकता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 3। वर्ग माध्य मूलचाल कैसे निकाला जाता है, इसकी बात देखिए आप। अब अगर वर्ग माध्य मूलचाल की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्या करना होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, हर चीज का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया। ये RMS निकाल रहा हूं मैं, ये V मीन था, ये सिंपल माध्य था, ये वर्ग माध्य मूलचाल है RMS। तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर कर दिया। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 2 वर्गों की संख्या हो गई। तो वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या। तो पहले तो मैंने क्या किया, वर्ग,
फिर वर्गों का क्या ले लिया मैंने, माध्य। वर्गों का माध्य कैसे लिया जाएगा, वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या। वर्ग के बाद में माध्य आ चुका, अब क्या लेना है, मूल। मूल मतलब वर्गमूल। तो इस टाइप से अपन क्या लेते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 4 20, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, √10। √10 यानी ये वाली वैल्यू 3 से तो थोड़ी बहुत ज्यादा आई ही है अपने पास। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मध्य चाल से थोड़ी सी क्या होती है, हमेशा ज्यादा आती है। कैसे निकाली जाती है, पहले वर्ग लेते हैं, फिर माध्य करते हैं वर्गों का, फिर क्या लिया जाता है, मूल। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया सबका। फिर जो वर्ग किए वर्गों का क्या कर दिया मैंने, माध्य कर दिया। वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या, और फिर बाद में क्या ले दिया, मूल लगा दिया। समझ पा रहे हो बात को। सबसे पहले क्या किया अपन ने, वर्ग कर दिए, ये वर्ग कर दिया मैंने, सबका वर्ग कर दिया, ये सब वर्ग हो गए। वर्गों का क्या लेना है, माध्य। माध्य लेने के लिए वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या। ये वर्ग के बाद में क्या आ गया, माध्य, वर्गों का माध्य। फिर अगर इनका मूल भी लेना हो, यानी कि वर्ग मूल भी लेना हो, तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, वर्ग माध्य मूल चाल। फॉर्मूला क्या होता है, √3 p/ρ। क्या होता है, √3 RT/MW। p/ρ याद रखना है केवल, RT/MW। मुझे पता है p/ρ को क्या बोलता हूं, RT/MW या स्मॉल kt बाई स्मॉल m बोला जाता है। मैंने ट्री बनाया था वो PV = μRT से, तो एक तरफ तो अपने पास आता था PV = NKT, यानी कि अणुओं की संख्या, N = PV/KT। दूसरी तरफ क्या आता था, p/ρ, घनत्व वाला क्वेश्चन, p/ρ = RT/MW या स्मॉल kt बाई स्मॉल m, जहां पर स्मॉल m क्या होता है, एक अणु का द्रव्यमान, केवल और केवल एक अणु का द्रव्यमान। MW मोलर द्रव्यमान, या फिर ये बोल सकते हैं 1 मोल का द्रव्यमान। तो अगर यहां से अपन ये लिख दिया, अब यहां के बाद में ये तो मेरे पास VRMS आ गया, VRMS तो आ गया मेरे पास। VRMS में मुझे कोई अड़चन वाली बात अब नहीं है, VRMS का इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं दाब की। दाब भी तो लाना है मुझे, दाब का व्यंजक भी तो मुझे बताना है। अगर दाब के व्यंजक की बात करूं तो दाब कौन सी वाली टर्म में आ रहा है, इस वाली टर्म में आ रहा है दाब, बिल्कुल आ रहा है भाई। तो यहां से अगर इस वाली टर्म को ले मैं वर्ग कर दूं दोनों का, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तो स्क्वायर इधर तो का तो जो रूट रहेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा वर्ग करते। इधर क्या आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर। यहां से मुझे P निकालना है, तो P निकालने के लिए क्या कर दूं मैं, बाकी दोनों को दूसरी तरफ भेज दूं क्या, तो P आ जाएगा मेरे पास। P = क्या लिख दिया जाएगा, 1/3 ρ मल्टीप्लाइड बाई VRMS का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, ये लिखा जाएगा। इसके बाद में यहां पर जो रो आ रहा है वो क्या है, घनत्व। ये गैस का घनत्व क्या लिख सकते हैं, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन को क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। घनत्व का फॉर्मूला ये होता है भाई, द्रव्यमान अपॉन आयतन, वही तो घनत्व होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने, 1/3 m/v VRMS का स्क्वायर। यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर कैपिटल एम है, कैपिटल एम को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम यानी कि पूरी गैस का द्रव्यमान लिखा, पूरी गैस का द्रव्यमान अपॉन गैस का आयतन। तो इसको क्या भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, स्मॉल m की टर्म में लिख रहा हूं, स्मॉल m की टर्म में। मैंने बोला एक अणु का, एक सिंगल अणु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। गैस के कुल अणु कितने हैं, कैपिटल N। तो कैपिटल N इंटू m, इसी को क्या बोलेंगे, कुल गैस का द्रव्यमान। जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की, तो अगर मैं 10 पेंसिल का मूल्य निकाल दूं तो पूरी 10 पेंसिल का मूल्य 10 गुणा 2 यानी कि 20 ही आएगा, यानी कि पूरी पेंसिल का मूल्य आ गया है। ऐसे गैस के एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, कुल कितने अणु है, कैपिटल N अणु है। एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, तो पूरे n अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m गुणा n, और पूरे गैस अणु का द्रव्यमान आ गया, यानी कि पूरे गैस का द्रव्यमान आ गया, और पूरे गैस के द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल M बोलते हैं। तो यानी कि कैपिटल M की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई n बाई v, और ये क्या लिखा जा सकता है, VRMS का स्क्वायर। स्मॉल v बना हुआ है यानी कि वेलोसिटी के लिए, कैपिटल V लिखा हुआ है बिना बटन वाला है, ये इसके साइड में बटन नहीं लगा हुआ, बिना V बटन वाला है, यानी कि क्या है, कैपिटल V, आयतन के लिए काम में लिया जाता है इसको। तो P का ये 3 फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं बच्चों। लेकिन आप बोलोगे कि सर P तो पहले भी आया था, P/ρ = RT/MW से भी निकालते थे अपन, PV = μRT में भी आता है P तो इस वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, उन वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे।
तो सीधी सी बात है भाई, जब मोलों की संख्या की बात करेगा तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, जब अणुओं की संख्या की बात करेगा तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन के टी। फॉर्मूले लाइन से लिख देता हूं मैं, ये देखो, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन के टी, इसके अलावा पी वाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। एक तो यही इन जगह पर आ गया पहले से दाब, लेकिन यहां पर कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में आरएमएस का जिक्र नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में आरएमएस की बात कर दी जाए, वर्ग माध्य मूल चाल की अगर आपसे बात कर दी जाए, यानी कि जो दाब के फॉर्मूले रहेंगे वाले लगेंगे, ये वीआरएमएस की टर्म में है दाब के फॉर्मूले। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को, यहां पर जो भी दाब आ रहा है वो किसकी टर्म में आ रहा है, वीआरएमएस, वर्ग माध्य मूल चाल के पदों में आ रहा है। तो जब भी वर्ग माध्य मूल चाल की बात कर दी जाए और दाब वगैरह पूछ लिया जाए आपसे, यानी कि इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, बाकी और पूछा है तो इनमें से कोई फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर रहना चाहिए आपको कब कौन से किस टाइप के फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग मेरी बात को, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बहुत बहुत अच्छे से डबल स्टार मार्क किया है मैंने। ये पी वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये भी मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया है। जो भी डबल स्टार मार्क फॉर्मूले हो जाए अलग से एक पेज में लिख ले जाए और याद होने ही चाहिए किसी भी टाइम पर। देखिए बच्चों, जो अपन ने अभी डेरिवेशन पढ़ा था, या जो वीआरएमएस की टर्म पढ़ी थी, या फिर प्रेशर का जो दाब का जो व्यंजक पढ़ा था, उसके लिए अपन ने एक कंटेनर बनाया था। उस कंटेनर में गैस के कण टकरा रहे थे दीवारों पर, तो उनके लिए कुछ विशेष बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक दीवार के लिए औसतन अणु संख्या 6 दीवारें हैं। मैं बोल रहा हूं कुल कितने अणु हैं, कैपिटल एन, कैपिटल एन अणु है, 6 दीवारें हैं, तो एक दीवार के पास कितने अणु आ रहे होंगे, n/6 टकरा रहे होंगे एक दीवार से। 1/6 इधर जा रहे होंगे, 1/6 इधर जा रहे होंगे, 1/6 इधर, 1/6 इधर, ऐसे पूरे कितने हो जाएंगे, पूरे n अणु हो जाएंगे। अगर अक्ष की बात करें तो अक्ष तो 3 ही रहेगी, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, 3 ही अक्ष रहेगी। तो 3 अक्ष की बात करेंगे तो 3 अक्ष अगर बोलेंगे कि हर अक्ष, प्रत्येक अक्ष के अनुदिश कितने अणु, तो कितने हो जाएंगे, n/3, 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 1/3, 1/3, 1/3 अणु हर अक्ष के अनुदिश हो जाएंगे। तो ये सिंपल मैथ से केवल है ना, और कुछ भी नहीं है। फिर अपन ने बोला था वीएक्स स्क्वायर, ये वीएक्स का औसत और फिर इसका वर्ग कर रखा है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, वीआरएमएस का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अपन ने बोला था वीएक्स बराबर वीवाई बराबर वीजेड बराबर वी अपॉन √3 हो रहा है। यहां पर वर्ग की फॉर्म में लिख रखा है, तो यहां पर भी आरएमएस के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये वाली टर्म आपको याद रखनी है, इस वाली टर्म को याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद रखनी भी है अपन को। या ऐसे अपन ने लिखा था वीएक्स बराबर वीवाई बराबर वीजेड बराबर वी अपॉन √3 भी लिख सकते हैं इनको, तो वैसा यहां पर लिख दिया अपन ने वीआरएमएस अपॉन √3। दाब के व्यंजक से गैस समस्त नियम व समस्त गैस समीकरण प्राप्त की जा सकती। दाब का व्यंजक यही था, P बराबर, ये तो लिखा था अपन ने दाब का व्यंजक, P बराबर 1/3 रो वीआरएमएस स्क्वायर। वीआरएमएस की वैल्यू पुट कर दो, √3 RT अपॉन एमडब्ल्यू, तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी भी यहां से आ जाती है। पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी आ गई तो हर चीजें यहां से मिल जाएगी अपन को, यानी कि समस्त गैस नियम और समस्त समीकरण अपन यहां से प्राप्त कर सकते हैं दाब के व्यंजक से। इसीलिए मैंने आपको बल और दाब का जो फॉर्मूला था, बल के लिए मैंने बोला था डेल्टा P बाई डेल्टा टी करेंगे, या दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, वहां से नहीं करवाया। पहले मैंने आपको दाब का लिखाया या वीआरएमएस का व्यंजक लिखाया है ना, क्योंकि दाब के व्यंजक से हर गैस समीकरण और हर गैस नियम प्राप्त किया जा सकता है ना। केवल याद होना चाहिए किसके व्यंजक से, दाब के व्यंजक से। अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी जाए, आपको ताप भी दे दिया जाए, दाब भी दे दिया जाए, तो केवल और केवल आपको क्या यूज करना है, तापमान पर निर्भर रहना है केवल, दाब कोई प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है वीआरएमएस, वीआरएमएस का फॉर्मूला होता है √3 P रो, √3 RT अपॉन एमडब्ल्यू। तो अगर P वाला भी है और P भी दे रखा है आपको, T भी दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले को काम में नहीं लेना, केवल और केवल इसको काम में लेना है बच्चों। जब P और T दोनों दे दिए जाए, आपको याद रखना है क्वेश्चन करते टाइम ये बात, ताप व दाब अगर दोनों के व्यंजक दोनों गिवन हो तो निर्भरता केवल और केवल किस पर होती है, ताप पर। तो केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला अपन को काम में लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे अपन प्रेशर, वो बोलेगा प्रेशर ऐसे बढ़ता है ऐसे घटता है, तो अपन को घनत्व का भी पता होना चाहिए, घनत्व भी तो बढ़ सकता है घट सकता है। लेकिन जब ताप की बात करेंगे तो गैस का जो अणुभार रहता है वो भी नहीं बदलता, R भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, तो केवल और केवल T दे दिया जाए उससे अपना काम हो जाएगा। तो जब भी दाब और ताप दोनों गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? ये। क्यों? क्योंकि इसमें दाब के साथ साथ क्या भी चाहिए, घनत्व भी चाहिए होता है। ये वाली बात कंप्लीट हुई।
इसके बाद में प्लेन की स्थिति। प्लेन क्या, अगर VRMS जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है वो प्लेन वेग, प्लेन वेग मतलब कि जिसे अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए, अर्थ से प्लेन कर जाए। आपने सुना होगा कि महाभारत में भीम था, भीम ने एक बार हाथियों को उठा के फेंका था तो वो वापस लौट कर ही नहीं आए थे। क्यों नहीं लौट कर आए थे? क्यों? क्योंकि उसने उनको किससे फेंक दिया था? प्लेन वेग से ज्यादा वेग। पृथ्वी के लिए प्लेन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो उसने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका था हाथियों को, तो हाथी वापस आ ही नहीं पाए जमीन पर। तो प्लेन वेग ऐसा वेग जिसके कारण कोई भी चीज फेंकी जाए उस वेग से तो वो वापस पृथ्वी पर ना आए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाती है? वो पार कर जाती है बच्चों। तो अपन बोल सकते हैं प्लेन की स्थिति, जब आरएमएस वेग किससे ज्यादा हो जाए? प्लेन वेग से। इसके मतलब प्लेन वेग से ज्यादा हो जाए तो गैस क्या हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गैसों का वर्ग माध्य मूल चाल होती है वो प्लेन वेग से क्या होती है? ज्यादा। चंद्रमा के लिए प्लेन वेग का मान क्या होता है? कम होता है। तो जो आरएमएस वेलोसिटी आती है वो प्लेन वेग से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। आरएमएस वेलोसिटी प्लेन वेग से ज्यादा, तो सारी गैसें चंद्रमा से क्या कर जाती है? प्लेन कर जाती है। सारी गैसें प्लेन कर गई, वहां पर कोई गैस नहीं है तो वायुमंडल भी नहीं होगा। अगर पृथ्वी पर मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर की गैसें भी प्लेन करे तो उसके लिए ताप कितना होना चाहिए? mw/2 गुणा 10⁴ केल्विन होना चाहिए। ये गैस का ताप है। ज्यादातर इस पर कोई फॉर्मूला अभी तक पूछा, इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी याद रखो तो अच्छी बात है। 1 स्टार मार्क कर दिया है मैंने। टी मिनिमम mw/2 गुणा 10⁴। जिससे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो mw कितना हो जाएगा? उसके लिए 2 ग्राम। ग्राम में होगा तो उसको पहले किलोग्राम में बदलेंगे। 2 गुणा 10⁻³ लिखेंगे। ऐसे अगर अपन बात करें और गैसों की, तो और गैसों के लिए भी क्या लिख देंगे अपन? mw की वैल्यू। ऐसे अलग अलग गैस के लिए ताप क्या आएगा? अलग अलग आने वाला है अपने पास में बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये थोड़े बहुत जीके वाली बातें तो आपको याद रखनी है, जनरल नॉलेज है। कुल मिलाकर की एक गैस एक दीवार पर n/6 होंगे, एक अक्ष के अनुदिश n/3 होंगे। ताप और दाब दोनों गिवन हो तो केवल और केवल ताप पर निर्भर रहना है अपन को, और किसी पर निर्भर नहीं रहना है। प्लेन वेग यानी कि अगर वर्ग माध्यम मूल चाल ज्यादा हो जाती है प्लेन वेग से तो गैस से क्या कर जाती है? प्लेन कर जाती है। देखिए बच्चों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन अणुओं के लिए आरएमएस चाल बतानी है। आरएमएस चाल का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS = √3RT/MW लिख देंगे। टेम्परेचर ही गिवन है आपको केवल। अगर तापमान गिवन है तो बिना सोचे समझे √3RT/MW। अगर मैं 3 की वैल्यू पुट करता हूं, 3 की तो 3 आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.31 या 25/3 हो जाती है। कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, 8.31 या फिर क्या भी लिखी जा सकती है? 25/3। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में चलेबल नहीं होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में वहीं पर चलेबल होता है जहां पर ΔT आता है, तापांतर आता है। अदरवाइज आपको ऐसा ही मात्रा की पुट करना होता है हर जगह, वो जो किसमें होता है? केल्विन। तो केल्विन में अगर मैं पुट करूंगा तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर मैंने लिख दिया 300 केल्विन अपॉन MW। इसके अणु O2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा गैस? O2 की बात कर रहे हैं। O2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान 32 ग्राम होता है, तो यानी कि क्या लिख दिया जाएगा? लेकिन ग्राम में तो पुट नहीं कर सकते, किसमें पुट करना पड़ेगा? किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो सोल्व आप कर सकते हो। इसको 25/3 लिख देना। 3 से 3 को उड़ा दिया, इधर भी ये 10 टाइम्स चल जाएगा लगभग, और ये ऊपर चल, ऐसा कुछ हो हुआ के। और अगर फाइनल जो इसके आंसर की बात करते हैं तो जो फाइनल इसका आंसर आता है वो कितना आ जाता है? 483.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाता है? VRMS। इसके बाद केवल कैलकुलेशन है ना, और ऐसी गंदी कैलकुलेशन जनरली क्वेश्चंस में आती नहीं है ना। ये केवल सिंपली बताने के लिए कि फॉर्मूले में वैल्यू किस टाइप से पुट की जाएगी। मेन बात इस फॉर्मूले से क्या ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर किसमें पुट करना है? केल्विन में। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो MW रहेगा, MW क्या काय में होता है? ग्राम में। उसको हमेशा किसमें बदलेंगे अपन? किलोग्राम में जरूर बदलेंगे। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो ये फॉर्मूले रहेंगे इनमें T किस में रहेगा? केल्विन में। और जो MW रहेगा वो किसमें पुट करना है? किलोग्राम में। ग्राम में होता है वो हमेशा, उसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन किसमें पुट करेंगे? फॉर्मूलाज में उनको पुट करेंगे बच्चों। ये चीजें केवल, ये क्वेश्चन केवल ये सिखाने के लिए था कि MW 32 होता है जिसे 32 ग्राम, तो पहले उसको किलोग्राम में बदलो। 10⁻³ आएगा। और टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन किसमें पुट करना था अपन को? केल्विन में। तो ये 2 बातें सिखाने के लिए क्वेश्चन अपन ने यहां पर सोल्व किया है। बाकी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट मैंने लिख दी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो कैलकुलेशन।
देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं गैस के अणुओं की विभिन्न चाल। सबसे पहले औसत वेग की चाल की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चालें पढ़ेंगे, वेग भी रहेंगे, चाल भी रहेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं औसत वेग। अपन ने पहले बोल दिया था v का एवरेज लेता हूं मैं, या v क्यूब का एवरेज लेता हूं, या v5 का एवरेज लेता हूं। सब कितने होते हैं? 0। या अगर मैं v स्क्वायर का एवरेज लूंगा, v4 की पावर 4 का एवरेज लूंगा, v की पावर 6 का एवरेज लूंगा, वो 0 नहीं होते हैं। क्यों होता है औसत वेग 0? v1 सदिश, v2 सदिश, vn सदिश अपॉन n। किसी कण का वेग इस दिशा में होगा तो किसी का इस दिशा में होगा, कैंसिल आउट। किसी का ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। क्योंकि सदिश योग करना है सबका, फिर क्या करना है? एन से डिवाइड। तो सदिश योगी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये पूरे राशि क्या आ जाएगी? 0। अगर औसत वेग 0 है तो औसत संवेग भी क्या हो जाएगा? मास इंटू वी एवरेज ही तो होगा ये। तो ये औसत संवेग भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब बात करेंगे औसत वर्ग माध्य मूल चाल की। वर्ग माध्य मूल चाल में क्या करते हैं? पहले अपन वर्ग करते हैं सब चीजों का। तो अगर मान लीजिए कोई वेग नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव का वर्ग करते हैं, वो नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव नहीं हो जाएगी क्या? नेगेटिव का वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कभी भी 0 आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अपन सबका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले वर्ग किया, फिर वर्ग के लिया, माध्य ले लिया, और फिर क्या कर दिया? मूल लगा दिया। तो क्या हो गया? वर्ग माध्य मूल। इसका फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, √3p/ρ, √3r/mw, √3kt, √3 स्मॉल kt बाई स्मॉल m। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.7 भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको? 1.7 RT/mw, ये भी लिखा जा सकता है 1.732। और एग्जैक्ट बात करें तो क्या हो गया है? 1.732, ये लिख दिया अपन ने 1.732, ये वाली वैल्यू लिख रखी है 1.7। अब देखिए बाकी और में और इनमें चेंज केवल इतना सा है बच्चों कि अगर यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर अगर 3 आ रहा है तो यहां पर क्या आ रहा है? 3 की जगह 8/π आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? 8/π। ऐसे इस वाले नीचे वाले में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बाकी केवल और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब चीजें सेम है। देखो यहां पर 3 आ रहा था, बाकी p/ρ या RT/mw या स्मॉल kt बाई स्मॉल m सब में आएगी ये चीजें। ठीक है, p/ρ सब में, बस केवल आगे के डिजिट चेंज। इसमें कितना था? 3। दूसरे वाले में कितना आ चुका है? ये 8/π आ चुका है। 8/π की वैल्यू कितनी होती है? 1.59 √RT/mw। कौन सी है? औसत चाल। औसत चाल मतलब समस्त चालों का योग अपॉन समस्त चालों की संख्या। तो समस्त चाल लेनी है, अब सदिश रूप में नहीं लेना। क्या लेना है? परिमाण 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 लिखेंगे सबका। तो अब 0 होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव होगा वो भी परिमाण लेते क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना था ये? 8/π। 3 की जगह क्या आ गया? केवल 8/π। सबसे पहले वर्ग माध्य मूल चाल, फिर क्या लिखा अपन ने? औसत चाल। कितनी आती है इसकी वैल्यू? 1.59। कितना हो जाता है? रूट के अंदर 8/5 आ रहा है, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है? 1.59 या 1.6 आती है। अधिकतम संभावित चाल। अधिकतम संभावित चाल किसको बोलेंगे? मैंने बताया था अधिकतम संभावित चाल वह चाल जिससे चलने वाले अणुओं की संख्या अधिकतम होते हैं। अधिकतम संभावित मतलब हो सकता है इसकी अणु की चाल भी वही हो, संभावना है कि सबसे ज्यादा अणुओं की चाल क्या रहेगी? वही रहेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा अणुओं की चाल जो हो, जिसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि किसी कमरे में खूब सारे अणु हैं, 100 अणु है, 100 माना है अपन ने, केवल 100 अणु है इस कमरे में मान लीजिए, तो 100 अणु है। मैं बोल दूं कि अधिकतम संभावित चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 100 में से 60 या 70 अणु तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहे होंगे, क्योंकि अधिकतम संभावित चाल वही है। तो अधिकतम अणु उसी चाल से चल रहे होंगे, अधिकतम संभावित चाल से। अधिकतम अणुओं की चाल क्या होती है? अधिकतम संभावित चाल के बराबर होती है। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? अधिकतम संभावित चाल। संभावना है कि अधिकतम अणुओं की चाल यही होगी। तो क्या आ जाता है? 2 आ जाएगा केवल। 8/π या 3 आ रहा था, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 लिख दूं क्या इसको? कितना हो जाएगा ये? 1.4 √RT/mw। यहां पर गामा आ रहा है, गामा की वैल्यू तो 2 से क्या होती है? हमेशा कम होती है। गामा ऑलवेज क्या रहेगा? 2 से कम रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये वाली वैल्यू हमेशा लेस देन क्या आएगी? 1.4 √RT/mw आएगी। क्यों? रीजन अपन लिख सकते हैं, क्योंकि गामा हमेशा क्या होता है? 1 से लेकर 2 के बीच में ही होता है। अगर 2 होता, एग्जैक्ट 2 होता तो वैल्यू कितनी आ जाती? 1.4। लेकिन ये तो 2 से भी क्या रहेगा? कम। तो ये वाली वैल्यू भी 1.4 से क्या आएगी? कम आएगी। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है आपको, जिस ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? RMS की, VRMS की, वर्ग माध्यम मूल चाल का मान सबसे ज्यादा 1.7 आ रहा है इसमें बच्चों। कितना आ रहा है इसमें? 1.7। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है अपन को? वर्ग माध्यम मूल चाल के बाद में किसका नंबर आएगा? औसत चाल।
पहले क्या लिखा, वर्ग माध्यम मूल चाल, फिर क्या आएगा, औसत चाल। औसत चाल में कितना आ जाएगा, 1.59 आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करेंगे अधिकतम संभावित चाल। अधिकतम संभावित चाल में कितना आता है, 2 आता है, यानी कि 1.4 आ जाएगा। और फिर लास्ट की बात, ये जो गैस, विभिन्न गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। गामा की वैल्यू क्या होती है, 2 से भी कम होती है, यानी कि ये 1.4 से भी क्या आने वाला है, कम आने वाला है इसका मल्टीपल। तो ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं कि अगर आपको किसी ताप के लिए बात कर दी जाए, किसी ताप पर बात करें अगर अपन, किसी ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर हमेशा Vrms किससे ज्यादा रहेगा, V एवरेज से। चाल की बात कर रहा हूं, ऊपर सदिश नहीं लगा रखा है मैंने, ग्रेटर देन किससे रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभावित चाल से, उससे ज्यादा V साउंड, सबसे ज्यादा वैल्यू। इसी ऑर्डर में अपन ने लिखी है, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है बच्चों इनको। कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा ऑलवेज होगा, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी दिए गए ताप पर कि Vrms इक्वल टू V एवरेज हो जाए, या इक्वल टू VMP हो जाए, या इक्वल टू VS हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी ताप पर, ऑलवेज लिख सकते हैं इसी पर भी। और अगर आपसे गलती से बोल लेते हैं कि Vrms का और V एवरेज का वो बताइए, रेशियो बताइए, अनुपात बताइए, तो ये RT/MW तो कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1.7/1.6 बचेगा। ऐसे इन दोनों का आपको रेशियो बताना हो, अनुपात बताना हो, तो RT/MW से RT/MW कैंसिल आउट, क्या बचेगा, √3/2 बचेगा केवल। समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग मेरी बात को। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, P/ρ RT/MW स्मॉल KT/m, ये तो होता ही है, ये तो सब में ये और रहेगा। केवल क्या याद रखना है, Vrms में कितना आता है आगे, 3, रूट के अंदर क्या आता है, 3, और औसत में कितना आता है, 8/π, या फिर 1.59 लिख सकते हैं रूट के बाहर लिखे। और फिर MP में क्या आता है, अधिकतम संभावित में √2 आता है, और लास्ट वाले में क्या आता है, √γ आता है। बच्चों ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर केवल ताप और दाब दोनों दिए जाए तो केवल और केवल निर्भरता किस पर रहेगी, केवल और केवल ताप पर निर्भरता रहेगी। ये हर फॉर्मूले में एप्लीकेबल होगा। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर गैस के अणुओं की RMS चाल 200 मीटर पर सेकेंड है, तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 0.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर RMS चाल होगी। देखो, ताप और दाब दोनों परिवर्तित कर दिए, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था कि जब भी ताप और दाब दोनों एक साथ दे दिए जाए तो RMS चाल का केवल और केवल आपको ताप वाला फॉर्मूला काम में लेना है, दाब पर निर्भरता नहीं रहेगी। जब ताप और दाब दोनों गिवन हो तो केवल और केवल निर्भरता ताप पर रहेगी, टेम्परेचर पर रहेगी, प्रेशर दाब पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं Vrms इज इक्वल टू √3RT/MW, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, Vrms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, √T रहेगा। देखो, आपको RMS चाल ही निकालनी है कि द्वितीय स्थिति में RMS चाल क्या हो जाएगी। तो जो भी चीज आपको निकालनी है उस पर कोई पावर नहीं रहनी चाहिए, रूट हो चाहे स्क्वायर हो, वो सब किस पर रहना चाहिए, बाकी दूसरी टर्म पर रहना चाहिए। जो भी क्वांटिटी आपको पता करनी हो उस पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं रहना चाहिए जब भी आप समानुपात में इसको चेंज कर देते हो। देखो, टी के समानुपाती रहेगा, केवल और केवल दाब पर निर्भरता नहीं रहेगी। अपन ने बोला था केवल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मुझे क्या करना है, V2/V1 ही तो करना है। सेकंड टाइम की Vrms तो मुझे निकालनी है, फर्स्ट टाइम की तो मुझे दे रखी है V1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि R3 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, MW भी कांस्टेंट, तो केवल और केवल ताप पर निर्भरता बची। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, V2/V1 इज इक्वल टू √T2/T1 लिखा जा सकता है क्या? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। √T के समानुपाती बचा था। V1 की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी, प्रथम स्थिति में V1 200 दे रखी है क्या, और T2 और T1 की वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं। T1 कितना है, T1 कितना दे रखा है, 300 केल्विन, T2 कितना दे रखा है, 400 केल्विन, लिख दिया जाए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। V2/V1 बराबर √400/300। इसको सोल्व करेंगे तो ये 00 से 00 को मैं उड़ा देता हूं, कितना बचा, 2/√3। तो यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये V2/V1 इज इक्वल टू, ऊपर तो कितना बचेगा, 2/√3।
V1 इज इक्वल टू कितना था, V1 इज इक्वल टू 200 दे रखा था। प्रथम स्थिति में आरएमएस चाल कितनी थी बच्चों, 200 थी, तो इसको ये 200 लिख दिया। 200 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, V2 बराबर कितना आ जाएगा, 400 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड स्थिति में आरएमएस चाल अपने पास आ चुकी। सिंपल सी बात थी, वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करना था, √t करना था केवल। ये जो कांस्टेंट चीजें उनको अगर मैं लिखा भी रहने देता तो क्या होता, यहां पर भी लिखता, यहां पर भी लिखता, क्या हो जाती, दोनों कैंसिल आउट हो जाती। इसलिए कांस्टेंट चीजों को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना बात अपन लिखने में टाइम वेस्टेज होगा अपना। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किस ताप पर हाइड्रोजन के अणु की आरएमएस चाल एसटीपी पर इसके मान की दोगुनी हो जाएगी। एसटीपी क्या, एसटीपी का मतलब मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। मानक ताप एवं दाब कितने होते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बोलते हैं इसको, 273 केल्विन बोल देते हैं, ये होता था। यहां पर मैंने मान लिया कि इस पर जो आरएमएस चाल रहेगी वी आरएमएस, उसको मैंने क्या बोल दिया है, V बोल दिया है। तो मुझे वीआरएमएस चाल को क्या करना है, सेकंड टाइम पर वीआरएमएस 1 बराबर कितना है, V। मुझे क्या करना है कि सेकंड टाइम पर जो वीआरएमएस चाल होगी वो प्रथम स्थिति की क्या हो जानी चाहिए, 2 गुनी हो जानी चाहिए, यानी कि मैंने क्या बोल दिया, 2mV बोल दिया है। फिर वही बात अपन वीआरएमएस की बात करेंगे तो वीआरएमएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3RT अपॉन MW। गैस सेम है, यानी कि अणुभार भी क्या रहेगा, सेम। R कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो वीआरएमएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इस बार आपको क्या पता करना है, किस ताप पर मान की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि वो ताप बताना है मुझे जब वीआरएमएस क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए, वो ताप बताना है। आपकी बार ताप ज्ञात करना है मुझे। तो जो चीज ज्ञात करनी है उस पर ना रूट रखेंगे ना स्क्वायर रखेंगे, बाकी रूट स्क्वायर सब किस पर, दूसरी टर्म पर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो यहां से लिख सकता हूं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वीआरएमएस का स्क्वायर आ जाएगा। क्या, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में अगर मैं लिख देता हूं T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। V2 की जगह क्या लिख दूं, 2V लिख दूं क्या मैं, V2 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 2V लिख दिया जाएगा। यहां पर VRMS2 VRMS1, तो यहां पर क्या लिख देंगे इसके बाद से अपन, T2/T1 इज इक्वल टू 2V अपॉन V का होल स्क्वायर। V से V को उड़ा दूं क्या मैं, V से V को उड़ा दूं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, T1 कितना दे रखा था, 273 केल्विन। 273 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 गुणा 273 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1092 केल्विन आ जाएगा। 1092 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप इसको बदल सकते हो। 273 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो कितना बचेगा, ये 819 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा। तो बच्चों क्या किया, देखो सिंपली बहुत क्लियर स्थिति से देखना। यहां पर मुझे क्या पता लगाना था, दाब पर आरएमएस चाल होगी, तो आरएमएस चाल पता लगानी थी। तो आरएमएस वाले पर ना स्क्वायर रहना चाहिए और ना ही आरएमएस वाले पर रूट, बाकी रूट स्क्वायर सब किस पर, दूसरी चीज पर। इस बार मुझे क्या पता लगाना था, ताप पता लगाना था। तो ताप पर रूट स्क्वायर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ताप पर केवल सिंगल टी आना चाहिए, बाकी स्क्वायर रूट सब चीजें दूसरी टर्म पर जानी चाहिए। तो यहां पर अपन ने स्क्वायर कर दिया टी को रूट हटाने के लिए, तो टी हट गया और ये वीआरएमएस स्क्वायर हो गया, क्योंकि मुझे टी निकालना था। तो T2/T1 VRMS2 अपॉन VRMS1, वैल्यू पुट करी 2V अपॉन V, क्योंकि बोल रखा है कि दुगनी करनी है सेकंड स्थिति में, तो 2V अपॉन V स्क्वायर कर दिया। या फिर यहां से डायरेक्ट बता सकते हो, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, VRMS का स्क्वायर। उसने क्या बोला, VRMS को कितना करना है, मुझे 2 गुना करना है। क्या, अगर VRMS को 2 गुना करूंगा तो T कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो T2 बराबर कितना आ रहा है, 4T1 ही आ रहा है। आप इस प्रकार से भी इनको सोच सकते हो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर बाकी ऐसे यहां से भी समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो ऐसे बिल्कुल T2/T1 VRMS2/VRMS1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो चीज आपको पता करनी है उस पर ना स्क्वायर रहना चाहिए ना रूट रहना चाहिए प्रोपोर्शनल लिखते टाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक गैस को P0 दाब पर दृढ़ पात्र में भरा जाता है।
यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या समान रखी जाए, वो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उनकी आरएमएस चाल दुगनी कर दी जाए। आरएमएस चाल की बात कर रहा है तो नया दाब बताइए। नया दाब यानी कि मुझे P2 बताना है। P2 बताना है, P1 मुझे कितना गिवन है, P0 गिवन है। जब भी प्रथम स्थिति का दाब गिवन हो, दूसरी स्थिति का पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाता है, समानुपात वाला लगा देंगे। P2/P1 लाना है मुझे, तो देखेंगे P किसके किसके समानुपाती है। सबसे पहले अगर मैं P का फॉर्मूला लिखूं, कौन सा फॉर्मूला, VRMS की बात की जा रही है, आरएमएस चाल दुगनी कर दी। यानी कि फॉर्मूले कौन से लगेंगे, जो 3 फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, 1/3 रो VRMS स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो घनत्व की तो बात कर नहीं रहा, यहां पर किसकी बात की है, देखो किस किस की बात की है, कुल अणुओं की संख्या यानी कैपिटल एन की बात की हुई है। एक तो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम, एक अणु का द्रव्यमान क्या होता था, स्मॉल एम, यानी कि जिसमें स्मॉल एम कैपिटल एन आ रहे हो और VRMS आ रहे हो, वो वाला फॉर्मूला। तो स्मॉल एम एन अपॉन V इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ये लिखा जा रहा है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, आपसे दृढ़ पात्र बोला है। दृढ़ पात्र का मतलब क्या होता है, आयतन नियत। क्या होता है, आयतन नियत। ये कैपिटल V यानी कि आयतन वॉल्यूम, ये क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ये नियत हो चुका मेरे पास। कुल अणुओं की संख्या समान रखी जाए, कुल अणुओं की संख्या समान रख रहा हूं, यानी कि N भी क्या हो चुका है मेरे पास, सेम हो चुका है। 3 बेचारा पहले से जन्मजात क्या है, नियत होता है 3। तो केवल और केवल किस पर निर्भर बचेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ये बचेगा। P2/P1 इज इक्वल टू M2/M1 और VRMS2 अपॉन VRMS1 का होल स्क्वायर, ये करेंगे अपन। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सिंपल समानुपात लिखा है अपन ने, केवल जो चीजें कांस्टेंट थी उनको हटा दिया। प्रथम स्थिति का दाब है, दूसरी स्थिति का दाब पूछा है। जब एक स्थिति का दाब दे रखा हो, दूसरी स्थिति का पूछा जाए, ऐसे एक स्थिति का ताप दे रखा हो, दूसरी स्थिति का ताप, यानी कि समानुपात से क्वेश्चन करने होते हैं ऐसे। तो अगर मैं P2/P1 करता हूं, M2 बोलिए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान मैंने कितना कर दिया, आधा कर दिया, यानी कि M2 बराबर कितना हो जाएगा, M1/2, ये लिखा जाएगा M2 बराबर M1/2। दूसरा वर्ग माध्य मूल चाल को क्या कर दिया मैंने, 2 गुना कर दिया, यानी कि VRMS2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ VRMS1 लिख सकता हूं क्या मैं। जिसको 2 गुना किया उसको 2 गुना, जिसको आधा करना था उसको आधा कर दिया। ये वैल्यू अगर मैं यहां पर चिपकाता हूं तो P2/P1 कितना दे रखा था, P0, क्या लिख दिया जाएगा, M2 की जगह M1/2 और इसकी जगह M1। इधर क्या आएगा, 2 VRMS1 अपॉन VRMS1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। M1 से M1 उड़ जाएगा, VRMS1 से VRMS1 उड़ जाएगा। P2/P0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करूंगा, 4 अपॉन क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2P0, यानी कि दाब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुना हो जाएगा। जिस पर निर्भरता थी केवल प्रोपोर्शनल में मुझे वही रखना है, बाकी सब चीजें मैंने क्या कर दी, जो कांस्टेंट चीजें थी उनको मैंने क्या कर दिया है, बिल्कुल ही हटा दिया है बच्चों। क्योंकि मुझे P2/P1 करना था तो जो कांस्टेंट चीजें वो वैसे भी क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। तो केवल जिन चीजें जो चीजें परिवर्तित हो रही है समानुपात में, उन्हीं चीजों को अपन को रखना होता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, कमरे के ताप 300 केल्विन पर किसी द्विपरमाणु गैस के आरएमएस चाल 1930 मीटर पर सेकंड है, तो गैस का अनुमानित नाम बताइए। अनुमानित नाम बताना है, ताप दे रखा है आपको। अगर मैं बात करूं VRMS की, तो VRMS इज इक्वल टू, ये होता है अपने पास VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन MW, जहां पर T किसमें, केल्विन में, MW किसमें, किलोग्राम में आता है। RMS मुझे पता है, T मुझे पता है, R की वैल्यू मुझे पता है, 3 की वैल्यू मुझे पता है, MW पता लग जाएगा। MW पता लगा यानी कि मुझे अगर अणुभार पता लग जाए तो मैं अणुभार से बता सकता हूं कि उस गैस का नाम क्या हुआ। अगर अणुभार 2 ग्राम आया हाइड्रोजन, अणुभार कितना आया 4 ग्राम हीलियम, लेकिन मुझे केवल द्विपरमाणु देखनी है। अणुभार 28 आया, 28 ग्राम आया नाइट्रोजन, अणुभार अगर 32 ग्राम आया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन। तो अगर मुझे अणुभार पता लग जाए तो मैं गैस का अनुमानित नाम बता सकता हूं बच्चों। तो अगर यहां से मैं VRMS इज इक्वल टू कितना पुट कर दूं, 1930, ये 3 की जगह कितना हो जाएगा, 3, R की जगह कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा, T की जगह कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, MW मुझे पता करना है।
3 से 3 गुणा देंगे, 5 किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ऐसे MW को सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आता है, 2 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, या ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, 2 ग्राम भी इसको बोला जा सकता है। तो अपन बता सकते हैं कि 2 ग्राम वाली द्विपरमाणु गैस कौन सी हो सकती है, तो गैस कौन सी हो जाएगी, 2 ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि H2 गैस हो जाएगी। सोल्व कर लेंगे बच्चों, MW आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 से 3 गुड़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। उसके बाद में MW को सोल्व कर सकते हो, एक कैलकुलेशन बची इसके बाद में, सिंपल है ना। तो H2 गैस हो जाएगी। इसके बाद की अगर अपन बात करें तो इसके बाद में क्या, वो ताप भी ज्ञात कीजिए जब RMS चाल 2 गुनी हो जाए। RMS चाल को 2 गुना करना है। प्रथम स्थिति में RMS चाल V1, सेकंड स्थिति में कितनी हो जानी चाहिए, 2V1 हो जानी चाहिए, यानी कि मुझे V2 बाई क्या करना है, V1 करना है। तो वही अब निर्भरता देखेंगे किस ताप पर। तो अगर मैं VRMS की बात करूं तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3RT अपॉन MW हो जाएगा, यही होगा भाई। किस ताप पर, देखिए वो ताप ज्ञात करना है, मुझे ताप बताना है, यानी कि तो अपन VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूं, √T लिख देता हूं। 3 कांस्टेंट रहेगा, MW कांस्टेंट होगा, गैस में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस मैंने बोला है RMS 2 गुना हो जाना चाहिए। तो जो चेंज होंगे किस ताप पर हो जाएगा 2 गुना, तो ताप और RMS के बारे में पूछा है, वही 2 चेंज होंगे, तो उन दोनों पर निर्भरता लिख दी। मुझे ताप बताना है आपकी बार, किस ताप पर, वह ताप भी ज्ञात कीजिए, ताप ज्ञात करना है, यानी कि ताप पर कोई रूट वगैरह नहीं रहना चाहिए, जो भी रूट स्क्वायर वगैरह है वो सब किधर चले जाने चाहिए, अपोजिट साइड पर। तो ये VRMS का स्क्वायर, यहां से लिख सकता हूं T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। मुझे पता है V2 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 2V1 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया है जब RMS चाल क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए। तो अगर यहां से इसको सोल्व करते हैं तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 2V1 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4T1। इसके पहले भी किया था अपन ने ऐसा क्वेश्चन, जब RMS चाल को 2 गुना करना हो तो ताप कितना करना रहेगा, 4 गुना करना रहेगा, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, VRMS स्क्वायर। इसको मैं 2 गुना करूंगा तो 2 का स्क्वायर, ताप कितना हो जाएगा, 4 गुना हो रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ताप पहले कितना था, 300 केल्विन था। T1 बराबर कितना था, यहां T1 बराबर कितना है, 300 केल्विन है, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1200 केल्विन आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, वह ताप याद कीजिए जब ऑक्सीजन अणुओं की औसत चाल प्रतिष्ठित प्लान के लिए पर्याप्त हो जाए। अगर आपसे औसत चाल स्पेशली नाम नहीं लेता, वो बोलता है कि वो ताप बताइए जब ऑक्सीजन के अणु प्लान कर जाए, उस केस में आपको क्या करना होता है, VRMS को किसके बराबर करना होता है, V एस्केप के। लेकिन इस बार उसने क्लियरली बोल दिया कि औसत चाल जो है वो होनी चाहिए प्लान वेग के बराबर। तो मैं क्या कर दूंगा, V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V एस्केप हो जाना चाहिए, यही लिखा जाएगा। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 8 अपॉन पाई RT अपॉन MW इज इक्वल टू V एस्केप। V एस्केप कितना दे रखा है, 11.2 होता है एग्जैक्ट, लेकिन क्वेश्चन में अगर 11 बोल दिया है तो फिर अपन को 11 ही लेना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में लिख दिया है मैंने ये इसको। मुझे T निकालना है तो दोनों साइड पर क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। MW की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पर, यहां MW बराबर 32 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, फॉर्मूले में किलोग्राम में पुट होगा। ऐसा ही मात्र क्या होता है, वजन का, द्रव्यमान का, किलोग्राम होता है बच्चों। तो किलोग्राम में यहां पर अपन को पुट कर देना है। लेकिन मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, मुझे T निकालना है ना, तो T पर कोई रूट वगैरह नहीं रहना चाहिए, अपने लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन पाई RT अपॉन MW इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 121 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, MW की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। पाई को अपन को सोल्व नहीं करना है, पाई की टर्म में आंसर रख लेना है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे अपनी। तो यहां से अगर मैं T निकालूंगा तो T इज इक्वल टू, सारी वैल्यू पुट करने के बाद T कितना आता है अपने पास में, 1452 अपॉन 25 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 केल्विन। पाई इधर रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, है ना। 32 और ये 8 से 32 कितने बार कैंसिल आउट होगा, 4 बार कैंसिल आउट होगा। 25/12 बचेगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 किधर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। फिर भी अगर आप बोलते हो तो मैं कर देता हूं, 8 अपॉन पाई, R की वैल्यू 25/3, T की वैल्यू कितनी, T मुझे पता करना है, MW 32 गुणा 10 की घात -3 बराबर 121 गुणा 10 की घात 6। 10 की घात -3 को इधर भेजूंगा तो कितना बच जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 की घात +3 ही बचेगी केवल, ये आ गया 10 की घात +3।
पाई को इधर भेजा, पाई एज इट इज आ जाएगा। 8 से कितनी बार? 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1452 आ जाएगा। 25 किधर चला जाएगा? अपोन में। 25 कहां पर आ गया? अपोन में। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपने पास इतने केल्विन पर जो गैस की अणु रहेगी उनकी वर्ग, उनकी जो औसत चाल रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? पलायन वेग के बराबर हो जाएगी, और गैस के अणु क्या कर जाएंगे? पलायन कर जाएंगे। देखिए बच्चों, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। वेग वितरण नियम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेग वितरण नियम क्या है। किसी निश्चित ताप पर अणुओं की संख्या व वेग के मध्य के ग्राफ को क्या बोलेंगे? अपन वेग वितरण वक्र बोलेंगे। अपन ने तापमान फिक्स कर दिया, पहले किसके लिए बना रहे हैं? 500 केल्विन ताप पर बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पर किसके लिए बनाएंगे? 1000 केल्विन पर। फिर किसके लिए बनाएंगे? 2000 केल्विन। सबसे पहले अपन ने तापमान फिक्स किया, कितना करेंगे? 500 केल्विन। 500 केल्विन पर विभिन्न अणुओं की चाल क्या क्या रहेगी? तो मुझे पता है कोई सा भी तापमान हो उस पर गैस के अणुओं की चाल क्या हो सकती है? 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 से लेकर किसी अणु की चाल ही होगी। इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या इतनी, इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या इतनी, इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या इतनी। तो इधर संख्या लिखी हुई है अणुओं की संख्या, कि इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या कितनी रहेगी। तो अपन को अणुओं की संख्या और उस अणुओं की संख्या कितनी, उस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या के मध्य में अपन को क्या बताना है? ये ग्राफ बनाना था। जिसे मान लीजिए मैं बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर से चलने वाले अणुओं की संख्या मैंने बोल दिया, मान लीजिए कितनी आ रही? 50 आ रही। तो 5 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या 50। ऐसे फिर 6 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या हो सकता है 60 हो जाए, 55 हो जाए। फिर 7 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या 80 हो जाए। तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि इस स्पीड से इतने अणु चल रहे होंगे, इस स्पीड से इतने अणु चल रहे होंगे। सबसे ज्यादा अणु जिस स्पीड से चल रहे होंगे उस स्पीड को क्या बोलेंगे? अधिकतम संभावित चाल बोलेंगे। क्या? देखिए सबसे पहले T1 ताप के लिए मैंने बनाया ये वाला ग्राफ T1 ताप के लिए था। तो T1 ताप पर सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या, इस चाल से सबसे ज्यादा अणु चल रहे हैं, एन मैक्सिमम। इससे चलने वाले, इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस चाल को क्या बोला जाएगा? अधिकतम संभावित चाल, VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाएगा। VMP का फॉर्मूला क्या होता था? 2RT/MW। तो VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? √T आएगा। ये VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? √T आ जाएगा। इसके बाद में बात करें बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मैंने तापमान बढ़ा दिया, तापमान जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो VMP भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं तापमान को 2 गुना करता हूं तो VMP क्या हो जाएगा? √2 गुना, यानी कि 1.4 गुना हो जाएगा। तो जिसे मैंने तापमान 2 गुना किया तो VMP2 कितना हो जाएगा? इसका 1.4 गुना हो जाएगा। फिर मैंने तापमान 2 गुना किया तो VMP3 क्या हो जाएगा? इसका 1.4 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को? तो अलग अलग ताप पर चलने वाले, अलग अलग ताप पर VMP की वैल्यू क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मैंने ताप बढ़ाया, जिसे मान लीजिए 100 अणु है, कुल कितने अणु है? 100 अणु। पहला ताप था 500 केल्विन। 500 केल्विन पर VMP की वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाले अणुओं की संख्या थी 80। 100 में से 80 अणु किससे चल रहे थे? 20 मीटर पर सेकंड से। जैसे मैंने तापमान 2 गुना किया, ये 1.4 गुना हो जाएगा। 1.4 गुना हो गया, यानी कि 28 मीटर पर सेकंड हो गई। अब अधिकतम संभावित चाल कितनी हो गई? 20 गुना 1.4, यानी कि 28 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन अब 28 मीटर पर सेकंड अधिकतम संभावित चाल हो गई, लेकिन अब चलने वाले, इस पर चलने वाले अणुओं की संख्या 80 नहीं रही। कितनी रह जाएगी? घटकर 70 ही रह जाएगी। अब 100 में से 70 ही किस पर चल रहे होंगे? इस वाले पर चल रहे होंगे। तो जैसे से आप ताप बढ़ाते हो, अधिकतम संभावित चाल तो बढ़ती है, लेकिन अधिकतम संभावित चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या घटती जाती है। यहां पर अधिकतम संभावित चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या N1 थी, यहां पर अधिकतम संभावित चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या घटकर कितनी रह गई? N2 रह गई। तो ताप बढ़ाया, अधिकतम संभावित चाल भी बढ़ी, लेकिन उस अधिकतम संभावित चाल पर चलने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, जैसे आप ताप बढ़ाते हो तो V मैक्सिमम, अधिकतम संभावित चाल बढ़ेगी, अधिकतम चाल भी बढ़ेगी। देखो 500 केल्विन पर अधिकतम चाल यहीं पर खत्म हो गई, जबकि 1000 केल्विन पर अधिकतम चाल यहां तक जा रही है, और 2000 केल्विन पर अधिकतम चाल यहां तक जा रही है। तो एक तो अधिकतम चाल भी बढ़ती है और अधिकतम संभावित चाल भी बढ़ती है। अपन को पता है सभी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। अणु का वेग निरंतर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन किसी निश्चित परास में अणुओं की संख्या नियत रहती है किसी निश्चित ताप पर। जैसे अगर मैंने फिक्स कर दिया कि ताप 500 केल्विन है, तो 500 केल्विन पर यहां पर इतनी वेग से चलने वाली अणुओं की संख्या क्या है? फिक्स है। लेकिन अणु फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी 80 अणु चल रहे थे किससे? 20 मीटर पर सेकंड से।
तो ऐसा नहीं वही 80 चलते रहेंगे, हो सकता है इनमें से 10 की चाल क्या हो जाए, चेंज हो जाए और दूसरे 10 उस चाल से चलने लग जाए। कुल संख्या उस चाल से चलने वाले अणु की कुल संख्या क्या आ रही, नियत। लेकिन अणु फिक्स नहीं है, हो सकता है एक की चाल चेंज होकर दूसरी हो गई हो तो दूसरा वाले की चाल चेंज होकर वापस वो वाली हो जाएगी। तो उस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या तो क्या रहेगी, नियत, लेकिन अणु फिक्स नहीं है। एक की चाल चेंज होगी तो दूसरे की चेंज होकर वापस उस जगह पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 5 अणुओं की चाल चेंज होकर कुछ और हो गई, तो दूसरे वाले जो 5 अणु होंगे उनकी चाल चेंज होकर उसके जितनी हो जाएगी। तो उस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या क्या बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। इस पर देखिए ग्राफ के क्षेत्रफल का ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर मैं क्षेत्रफल निकालूं, चाहे यहां पर निकालूं, चाहे इस वाले के लिए निकालूं, हर जगह क्षेत्रफल की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सवेल का जो वेग वितरण वक्र होता है उसमें ग्राफ के क्षेत्रफल में ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अदरवाइज और क्या क्या चीज याद रख सकते हैं जिससे ताप बढ़ेगा, अधिकतम संभावित चाल बढ़ेगी, अधिकतम चाल बढ़ेगी, पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आएगा, किसी भी प्रकार की चाल हो। साथ के साथ लेकिन अधिकतम संभावित चाल तो बढ़ती है, लेकिन उस पर चलने वाले अणुओं की संख्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है ताप बढ़ाने पर। और किसी फिक्स वेग पर चलने वाले अणुओं की संख्या भी क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है। पहले 50 चल रहे थे तो मैं सब 50 ही चलते रहेंगे उस चाल से। हो सकता है कि 10 का वेग परिवर्तित हो गया हो, लेकिन दूसरे नए 10 का वेग उतना हो जाएगा वापस, तो वापस वो 50 हो जाएंगे कुल मिलाकर। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों अपन ने मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता की कोटि। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे वेग वितरण वक्र पढ़ा उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। जहां पे भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ जाए ना, आपको 1-2 दिन के अंदर उनकी 4-5 बार रीडिंग कम से कम लगानी, रीडिंग लगानी है केवल, है ना। उससे वो चीजें आपको याद रह जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन तक उनको रीडिंग नहीं लगाई है तो फिर वो आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। जिस दिन समझाया जाए उसी दिन कम से कम 2-3 बार आपको उनकी रीडिंग लगा लेनी है, 1-2 दिन के अंदर 2-3 बार उनकी रीडिंग लगा लीजिए। और जो फॉर्मूले, जैसे मैंने VRMS का फॉर्मूला, VMP का फॉर्मूला, उनके आगे मैंने स्टार मार्क नहीं किया होगा शायद, लेकिन वो सारे बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे हुए थे, तो वो सब स्टार मार्क है, अंडरस्टूड है वो। तो स्टार मार्क वाले जो भी फॉर्मूले रहेंगे उन सबको आपको एक अलग पेज पर लिखते जाना है। अभी तक आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं और चैप्टर खत्म होते होते लगभग 100 हो चुके होते हैं फॉर्मूले, 100 या इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इतने फॉर्मूले याद रखने के लिए हो सकता है आपको अलग से उनको लिखना पड़ेगा, और लिख के फिर उनको याद भी कंटिन्यूअसली उनकी रीडिंग भी लगानी है जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो। ये सबसे अच्छा मेथड होता है चैप्टर को रिवाइज करने का। 30 दिन तक चलने वाले चैप्टर में, लगभग 25-30 दिन तक चलने वाले चैप्टर में आगे की चीजें अपन भूलते जाते हैं। तो एक तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स जहां पे भी आए तुरंत उनकी रीडिंग लगाइए, और जहां पर फॉर्मूले आते जा रहे हैं उनको तुरंत लिखते जाइए, तुरंत याद करते जाइए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की कोटि की। कोई अणु या परमाणु स्वतंत्र रूप से जितनी प्रकार की ऊर्जा रख सकता है, जितनी प्रकार की गति कर सकता है, या जितनी प्रकार की ऊर्जा रख सकता है, उसको उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहेंगे। स्वतंत्रता की कोटि अगर मुझे पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका गति का विन्यास किस टाइप का होगा, किस प्रकार से गति कर रहा होगा। कैसे पता लगेगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि कोई कण है, कोई कण अगर एक्स दिशा स्थानांतरित, 3 प्रकार की होती है स्वतंत्रता की कोटियां। सबसे पहले स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन। स्थानांतरण में कितनी प्रकार की ऊर्जा रख सकता है वो, 3 प्रकार की। कितनी रख सकता है, 3 प्रकार की। कैसे हो सकता है, उसका वेग एक्स दिशा में जा रहा हो, एक्स दिशा में जा रहा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, 12mvx²। वाई दिशा में गति करेगा तो ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, 12mvy²। जेड दिशा में गति करेगा तो क्या लिखी जाएगी, 12mvz² लिखी जाएगी उसकी। यानी कि स्थानांतरण की गति की जब भी बात की जाएगी तो स्थानांतरण की ऊर्जा कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, 12mvx², 12mvy², 12mvz²। अगर कोई कण इस प्रकार से जा रहा हो कि उसका एक्स में भी घटक आ रहा हो, वाई में भी घटक आ रहा हो, जेड में भी घटक आ रहा हो, तो यानी कि कितनी प्रकार की ऊर्जा होगी उसके पास, स्थानांतरण की 3 प्रकार की। एक्स में भी घटक है, वाई में भी घटक है, जेड में भी घटक है। इसी प्रकार घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि भी कितनी हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। हो सकता है एक्स अक्ष के चारों तरफ घूम रहा हो सकता है ये वाई अक्ष इसके चारों तरफ घूम रहा हो सकता है ये जेड एक्स, हो सकता है ये जेड एक्स के चारों तरफ रोटेट कर रहा हो, इसके चारों तरफ घूर्णन कर रहा हो, इसके अनुदिश घूर्णन कर रहा हो, इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा हो। तो घूर्णन की भी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक्स के परितः घूर्णन, वाई के अनुदिश घूर्णन, जेड अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर रहा हो। कंपन जब ताप बढ़ा दिया जाता है तो वाइब्रेशन की भी एक अलग एनर्जी आ जाती है, वो जनरली अपन
इग्नोर करके चलते हैं। मेनली कितनी पढ़नी है अपन को, एक तो स्थानांतरण की और एक घूर्णन की। जब अपन अलग अलग प्रकार की गैसों के लिए अलग अलग प्रकार की ये ऊर्जा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि स्थानांतरण की कोटि किस प्रकार से लिखी जाएगी और जो घूर्णन रहेगा घूर्णन की कोटि किस प्रकार से लिखी जाएगी। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, स्थानांतरण की कितनी, 3 प्रकार की। Vx में वेग हो उसके कारण हो सकती है, y के घटक के कारण हो सकती है, z दिशा के घटक के कारण हो सकती है ऊर्जा। तीनों दिशाओं की ऊर्जा को अपन ने अलग अलग माना है। एक दिशा के कारण एक स्वतंत्रता की कोटि, 2 दिशाओं के कारण 2 स्वतंत्रता की कोटि, 3 दिशाओं के कारण 3 स्वतंत्रता की कोटि, 3 अक्ष के कारण। ऐसे घूर्णन की भी 3 प्रकार की अपन ने मानी है। एक अक्ष के परितः तो 1, 2 अक्ष के परितः आ रही होगी ऊर्जा तो 2, 3 अक्ष के परितः भी आ रही होगी ऊर्जा तो क्या लिखी जाएगी, 3। कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे। बस केवल अभी ये ध्यान रखना है कि 3 तो कितनी होती है, स्वतंत्र, 3 तो स्थानांतरण, 3 घूर्णन। 3 दिशाओं में उसका वेग हो सकता है और 3 अक्ष के परितः वह घूर्णन कर सकता है, इसलिए दोनों की संख्या क्या है, 3 है। और एक दूसरा जो रहेगा लास्ट वाला कंपन, कंपन के बारे में अपन जनरली चर्चा नहीं करते, इसको इग्नोर मार के चलेंगे। कब इसको इन्वॉल्व किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए बच्चों, को अपन अलग अलग प्रकार की गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि निकाल रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे एक परमाणु, एक परमाणु जिसमें क्या रहेगा, एक ही परमाणु। जिसे आपने देखा होगा कि जो हीलियम होता है या फिर नियोन या फिर आर्गन, ऑर्गन, जो ये गैसें जो होती है ये सब गैसें एक परमाणु की फॉर्म में होती है। इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। एक परमाणु रहेगा, केवल एक गोलाकार परमाणु, एक पॉइंट टाइप का एक परमाणु रहता है इन गैस में। जैसे H2 की बात करेंगे तो H2 में 2 परमाणु जो रहेंगे वो किससे जुड़े रहते हैं, एक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसकी जो संरचना रहेगी वो कुछ रेखीय टाइप की हो जाती है। जबकि इसमें कैसी रहेगी, एक बिंदुआकार संरचना रहेगी। एक परमाणु गैस की संरचना कैसी रहेगी, बिंदुआकार। अब एक अकेला बिंदु कण है, एक अकेला कण है या एक अकेला अणु है, परमाणु है, वो अकेला बिंदु है अगर, तो बिंदु x दिशा में गति करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या लिख दी जाएगी, हाफ mv(x²). y दिशा में गति करेगा तो क्या लिख दी जाएगी, हाफ mvy²। जब वो z दिशा में गति करेगा तो क्या लिख दी जाएगी, हाफ mvz²। यानी कि स्थानांतरण की गति, स्थानांतरण की जो ऊर्जा रहती है, स्थानांतरण की जो कोटि रहेगी वो कितनी रहेगी, इसकी 3 प्रकार की ऊर्जा वो रख सकता है। कोई भी चीज हो 3 प्रकार की ऊर्जा रख सकती है स्थानांतरण में। वो x में भी गति कर सकती है, y में भी और जेड में भी गति कर सकती है। घूर्णन की बात करता हूं, मैंने मान लीजिए फोटो बना दिया है, एक्स एक्स, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक अगर मैंने एक कण को यहां पर रख दिया है, ये कोई परमाणु रख दिया है मैंने यहां पर। अब अगर एक कण है, एक कण अगर एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर रहा है, घूर्णन का मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर लगा रहा है, उसी जगह पर घूम रहा है। अगर ये उसी जगह पर एक्स अक्ष के अनुदिश घूमता रहेगा ये कण, तो अपन को इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। ये ऐसी घूर्णन की ऊर्जा क्या रहेगी, 0 रहेगी। कैसे रहेगी, अपन ने आई का फॉर्मूला क्या लिखा था, I इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2², ऐसे लिखा था। लेकिन एक ही कण है तो यहां पर ये हो जाएगा m1r1²। जब x अक्ष के अनुदिश घूर्णन करेगा तो वही का वही घूर्णन कर रहा है, x अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर r1 ही 0 हो गया, ये अगर r1 ही 0 हो गया है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ix भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब I 0 हो गया तो I ओमेगा² भी कितना हो जाएगा, I ओमेगा² भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे वो x के अनुदिश हो, चाहे y के अनुदिश हो, चाहे z के अनुदिश। अगर कोई भी वस्तु हो, उसके प्रत्येक कण जिस अक्ष के अनुदिश आ जाए, उस अक्ष के अनुदिश उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि अगर उसी अक्ष पर आ गए तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। r क्या है, उस अक्ष से दूरी है। जब y के सापेक्ष से घूमता रहेगा तो यहां पर भी एक कण यहीं पर है, y x पर ही, तो y से दूरी कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई। y से दूरी 0 हो गई, r 0 हो गया, तो i y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे i z भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सब में i की वैल्यू क्या हो चुकी है, जो जड़त्वागुण होता है i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वागुण, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, तीनों अक्ष के अनुदिश 0 हो चुकी है। तो तीनों प्रकार की घूर्णन ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जो केवल एक परमाणु जो अणु रहेगा, एक परमाणु अणु के पास केवल और केवल कौन सी कितनी कोटि रहेगी स्वतंत्रता की, 3 रहेगी। वो भी केवल और केवल कौन सी, स्थानांतरण वाली। घूर्णन की ऊर्जा कितनी होती है इसकी, 0, तो कुल ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 0। द्विपरमाणु की बात करते हैं। द्विपरमाणु अणु यानी कि 2 अणु रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। हो सकता है वो x दिशा में गति करे, हो सकता है y में गति करे, हो सकता है z में गति करे, तो उनके तीनों प्रकार की गति जुड़ जाएगी। हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz²। तो 3 प्रकार की स्थानांतरण वाली गति जुड़ जा तो रहती ही रहती है। कोई सा भी कणों, कोई सा भी अणु, वो तीनों दिशाओं में गति कर सकता है, तीनों दिशाओं में उसकी चाल हो सकती है। अब बात करते हैं द्विपरमाणु के लिए अपन घूर्णन की। द्विपरमाणु अणु को ऐसे बना देता हूं मैं, ये x दिशा, ये y दिशा, ये z दिशा। अणु का एक
अणु में द्विपरमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु के दोनों द्विपरमाणु बना दिए मैंने साहब, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। जब ये वाई एक्स के अनुदिश गुणन करेगा तो ये बिंदु तो यहीं पर आ चुका है, ये बिंदु तो यहीं पर आ गया, यानी कि इसका जड़त्वागुण तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी तो कुछ ना कुछ दूरी आ रही है ना भाई, तो इसके लिए तो जड़त्वागुण कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्वागुण जरूर आएगा। जड़त्वागुण जरूर आएगा तो घूर्णन की ऊर्जा भी जरूर आएगी। ऐसे जेड एक्स ऐसे रहेगी, जेड एक्स में भी एक अणु तो कहां पर आ गया, एक्स पर ही आ गया, लेकिन दूसरा अणु जो है उसकी कुछ ना कुछ दूरी आ रही है, आर आ रहा है, मास भी है उसके पास, तो एम आर स्क्वायर भी आएगा कुछ ना कुछ। जड़त्वागुण आ गया तो यानी कि अगर वो घूम रहा है तो उसके पास घूर्णन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष की बात कर रहा हूं तो पहला अणु भी एक्स अक्ष पर, दूसरा अणु भी एक्स अक्ष पर। अगर पहला अणु भी एक्स अक्ष पर तो इसकी दूरी भी 0, दूसरा अणु भी एक्स अक्ष पर तो इसकी दूरी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। पहला अणु एक्स अक्ष पर तो उसकी दूरी भी 0, दूसरा भी एक्स अक्ष पर तो इसकी दूरी भी एक्स अक्ष से 0। जब दोनों के लिए आर की वैल्यू 0 हो गई तो दोनों के लिए जड़त्वागुण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जड़त्व आगुण 0 हो गया, इसलिए एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब भी अगर कोई अणु, कोई आपने सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम के अगर सारे अणु किसी अक्ष पर ही आ जाए तो उस अक्ष के परितः उनका जड़त्वागुण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दूरियां सबकी क्या हो गई, 0 हो गई। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। ये दोनों कण एक्स अक्ष पर आ गए हैं तो एक्स अक्ष से इनकी दूरी 0 हो जाएगी दोनों की, तो m1r1 स्क्वायर भी 0, m2r2 स्क्वायर भी 0। इसलिए अपन बोल देंगे कि एक्स अक्ष के परितः दोनों का जड़त्वागुण 0 हो जाएगा, तो घूर्णन की ऊर्जा आई ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन वाई और जेड के अनुदिश केवल एक का 0 पाएगा, दूसरे का कुछ ना कुछ जड़त्वागुण जरूर आएगा। तो केवल दो अक्ष के अनुदिश इसका क्या रहा है, जड़त्वागुण। दो अक्ष के अनुदिश क्या आ रही है, घूर्णन की ऊर्जा। बाकी जिस अक्ष के अनुदिश इसको रख देंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश रख दिया तो उसके अनुदिश घूर्णन ऊर्जा 0 हो जाएगी। वाई अक्ष के अनुदिश रख दूंगा इस कण को, ये पेन ऐसे रखा मैंने, एक कण ये एक कण, एक पेन को एक्स अक्ष के अनुदिश रखा तो एक्स के अनुदिश तो इसकी घूर्णन ऊर्जा 0, वाई और जेड के अनुदिश आ जाएगी कुछ ना कुछ। वाई के अनुदिश रख दूंगा तो एक्स और जेड के अनुदिश तो उड़ जाएगी, वाई के अनुदिश क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो द्विपरमाणु को आप जिस अक्ष के अनुदिश रख दोगे उस एक्स के अनुदिश तो उसकी घूर्णन ऊर्जा 0, बाकी दो के अनुदिश जरूर रहेगी, तो इसकी घूर्णन की ऊर्जा 2, कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 5। बहुपरमाणुक रेखीय, त्रिपरमाणुक तो आपकी बार, लेकिन कैसा है, रेखीय है। ये बना दिया अपन ने x, ये y और ये क्या हो गया z। 3 परमाणु बनाना है भाई साहब, तो 3 परमाणु बना दिया है अपन ने। ये लीजिए 3 परमाणु, 1 2 3, 3 परमाणु तो बनाना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, रेखीय, एक ही रेखा में होना चाहिए, एक ही रेखा में। ये बना दिया अपन ने एक। अब त्रिपरमाणु अणु है तो x में भी गति कर सकता है, y में भी गति कर सकता है, z में भी गति कर सकता है, तो वही स्थानांतरण की तो 3 रहेगी। घूर्णन की बात करेंगे तो वही y के अनुदिश, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो y अक्ष पर आ रहा है, लेकिन इन दोनों का 0 हो पाना संभव नहीं है। इनके लिए कुछ ना कुछ दूरी आ रही है, तो क्या रहेगा, जड़त्वागुण भी रहेगा, जड़त्वागुण रहेगा तो घूर्णन की ऊर्जा भी रहेगी। वही y के अनुदिश कुछ ना कुछ जड़त्वागुण आएगा, z के अनुदिश भी कुछ ना कुछ जड़त्वागुण आ रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट, एक ही द्रव्यमान किस पर आ पाएगा, अक्ष पर आ पाएगा। लेकिन जब मैं एक्स अक्ष की बात करूंगा तो एक्स अक्ष की बात करेंगे तो तीनों कण किस पर आ जाएंगे, एक्स अक्ष पर आ जाएंगे, यानी कि तीनों कणों इसी अक्ष पर आ गए तो इस अक्ष से इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब R1 R2 R3 0 तो पूरा I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। M1 R1 स्क्वायर भी 0, M2 R2 स्क्वायर भी 0, M3 R3 स्क्वायर भी 0। जब तीनों 0 चुके यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश फिर से इसकी घूर्णन ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, केवल y और z के अनुदिश आएगी, तो ये 2 और ये कितना हो गया, 5। तो द्विपरमाणुक और बहुपरमाणिक लगभग ये क्या होते हैं, समान है, एक जैसे ही है। जब तक कंपन की बात नहीं की जाए तब तक दोनों क्या है, समान है। अब बात करेंगे बहुपरमाणुक और रेखीय नहीं है, अटम सटम जगह रहेंगे, एक रेखा पर नहीं होनी चाहिए बस। तो वो इस स्थानांतरण की 3 लिख देंगे अपन। एक्स में भी जा सकता है कोई भी अणु, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। इसका एक फोटो बना देता हूं। ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। अगर बात करें, इसका फोटो बना दिया जाए अगर आपके लिए, तो कैसे भी हो सकता है इस प्रकार की संरचना हो, बस एक रेखा में नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने इजी गोइंग संरचना बना दी, एक रेखा में नहीं होनी चाहिए बस, है ना, थोड़े से अलग होने चाहिए। तो अगर थोड़े से अलग रहेंगे, ध्यान दीजिए, अब देखो एक्स अक्ष के अनुदिश लूंगा तब भी केवल एक ही कण आ रहा है एक्स अक्ष पर, बाकी वाई और जेड पर जो रहेंगे उनकी एक्स अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी जरूर आएगी। ऐसे अब पूरे कण वाई पर भी नहीं आ रहे,
पूरे कण जेड पर भी नहीं आ रहे, तो किसी के अनुदिश घूर्णन ऊर्जा 0 नहीं हो सकती। जब पूरे के पूरे कण किसी अक्ष के अनुदिश आ जाते हैं तो उस अक्ष के अनुदिश घूर्णन ऊर्जा 0 हो जाती है। जैसे यहां पर दोनों कण एक्स के अनुदिश आ रहे थे तो एक्स के अनुदिश 0, वाई और जेड के अनुदिश आएगी, दो प्रकार की रहेगी। यहां पर तीनों एक्स के अनुदिश आ गए तो तीनों का जड़त्वागुण एक्स अक्ष के अनुदिश 0, लेकिन वाई और जेड के अनुदिश कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी अक्ष नहीं है जहां पर तीनों कण उस अक्ष पर आ जाए, ऐसा कोई भी अक्ष नहीं है। एक्स अक्ष की बात करूंगा तो भी एक ही कण, वाई एक्स पर भी एक ही कण, जेड एक्स पर भी एक ही कण, बाकी दोनों कण कहां रहेंगे, अलग अलग जगह पर रहेंगे। तो इसमें तीनों प्रकार की घूर्णन ऊर्जा आएगी। अतः बहुपरमाणु के लिए कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है, कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाती है बच्चों, 6 हो जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए लिख देता हूं कि अगर उच्च ताप की बात की जाए तो उच्च ताप पर केवल द्विपरमाणु की कंपन की जब भी बात करेंगे कि अपन कंपन की जो ऊर्जा होती है, कंपन के कारण स्वतंत्रता की कोटि होती है, वो केवल द्विपरमाणु के लिए बात की जाती है। तो द्विपरमाणु के लिए उच्च ताप पर, द्विपरमाणु के लिए उच्च ताप पर F बराबर 7, कितना होता है, बराबर 7, ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल कितना 2, और जो वाइब्रेशनल होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी। जब उच्च ताप की बात कर दी जाए तो दो जो द्विपरमाणु गैस रहती है उसकी ऐसे तो कोटि कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन जब उच्च ताप की बात कर दी जाएगी तो 2 वाइब्रेशन वाली, 2 कंपन वाली कोटि अलग से आ जाएगी और कुल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बच्चों यहां पर कुल 3 रहेगी, है ना, 3 + 0, 3 स्थानांतरण की, 0 घूर्णन की, 3। इसके लिए 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6। लेकिन स्थानांतरण की बात की जाए तो स्थानांतरण सबके लिए क्या होती है, समान होती है, 3 3 3। घूर्णन की सबके लिए क्या होगी, अलग अलग होती है।